हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। हम लोग एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल कर रहे हैं और एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग शुरुआत के जो 10 न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर के उनको सोल्व कर चुके हैं। अब बात करते हैं आगे के न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए, अगला जो न्यूमेरिकल है वो आता है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है, उस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश आता है। कितना आवेश आता है? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ये वाला आवेश जो है वो आता है और ऋणावेश से ऋणावेशित किया जाता है। आपको बताना है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि क्या पॉलीथीन से सहती का भी स्थानांतरण होता है, और यदि स्थानांतरण होता है तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि सहती यानी द्रव्यमान जो है उसका कितना स्थानांतरण जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पूछ रहा है आपसे संख्या। ये क्या पूछ रहा है आपसे? संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थानांतरित हो रहे हैं। तो इसे जब सोल्व करते हैं तो ये जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है आवेश के क्वांटीकरण का। आवेश का क्वांटीकरण बोलता है कि आवेश जो है उसका विनिमय विविध रूप में होता है, न कि सतत रूप में। और जिस न्यूनतम संभव मान का हम इस प्रक्रिया में विनिमय करते हैं वो कहलाता है आवेश का क्वांटा। ठीक है, यानी आवेश का वितरण जो है वो क्या होता है? एक निश्चित मान का सदैव पूर्ण गुणज होता है। उस निश्चित मान को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटा कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इस n का मान ज्ञात करना है। तो n इक्वल कितना आएगा? Q/E आएगा। n इक्वल कितना आ जाएगा? Q/E आ जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है? 3 × 10⁻⁷ दे रखी है। ठीक है, और E की वैल्यू कल वीडियो में मैंने आपको बताई थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो एक बार देखना। उसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल करवाते समय आपको आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया था। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो Q इक्वल तो कितना है? 3 × 10⁻⁷ क्वेश्चन में दिया है। और जो आपके पास में क्वांटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करते टाइम सबसे पहले हम लोग किसे सोल्व करते हैं? 10 की पावर को करते हैं। तो ये आपके पास में बचेगी पावर -12। इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 10 की पावर +12। ठीक है, ये आपके पास में पावर है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ क्या लगाएं? एक 0 लगाएंगे, यानी आपके पास में क्या बचा है? आपके पास में बचा है 30/16। कितना बचा है? 30/16। इसे अगर डिवाइड करें तो एक बार डिवाइड होगा, यहाँ बचेगा आपके पास में 14। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है आगे भाग जा रहा है, ये लगभग 10 के पास में, यानी 9 या 8 बार जो है ये भाग जाएगी। इसे 8 बार देखते हैं तो 16 पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है? 4 आता है और 12 128। ठीक है, ये कितना आता है आपके पास में? 128, यानी लगभग कितनी बार जा रहा है? ये 8 बार जा रहा है। ठीक है, तो ये लगभग कितना आ जाता है आपके पास में? 1.8 आ जाता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास में कितनी आती है? ये आती है 1.8 × 10⁻12। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाती है? 1.8 × 10⁻12 आ जाती है। और ये जो वैल्यू है ये क्या है? आपके पास में संख्या है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो है उनका स्थानांतरण हो रहा है। तो इसमें 1.8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन जो है उनका स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, इसे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने 1 या 2 डिजिट तक इसे क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। अगर आगे तक सोल्व किया हो तो इस भाग को आगे भी हम लोग सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि n की वैल्यू जो है वो और ज़्यादा कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये n की जो है वो वैल्यू आ रही है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सहती है यानी जो द्रव्यमान है, क्या इस प्रक्रिया में द्रव्यमान यानी सहती जो है उसका स्थानांतरण हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होंगे तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है। प्रोटॉन जो होता है उनका द्रव्यमान भी होता है, आवेश भी होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उनका सिर्फ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान भी होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये जो स्थानांतरित होगा सीधी सी बात है द्रव्यमान भी क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, अगर द्रव्यमान ज्ञात करें तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहले कितने इलेक्ट्रॉन जो वो स्थानांतरित हो रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं यानी उनकी संख्या। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? संख्या मिल जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 1.8 × 10⁻12 और m की वैल्यू कितनी है? 9.1 × 10⁻31। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसे सोल्व करें, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इन्हें माइनस करेंगे
तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए 10 की पावर, तो सीधी सीधी 10 कम करेंगे तो ये बचेगा 21, 2 और कम कर देंगे कितना बचेगा 19। तो ये आपके पास में कितना आ रहा है, 10 की पावर माइनस 19 आ रहा है। ठीक है, आप लोग एक चीज यहाँ देखोगे कि ये क्या है, संख्या है, तो संख्या है तो ये पावर हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, क्योंकि संख्या जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ ना कुछ प्लस में धनात्मक कोई वैल्यू होगी, संख्या जो माइनस में हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू जो है वो क्या होगी, हमेशा प्लस के रूप में आपके पास में आने वाली है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा। इनको अगर मल्टीप्लाई करें आगे तो इनको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 1.8 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9.1 से करें, सीधा सीधा एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। 9 को करें 8 से तो ये 8 नियम जो बेहतर बनता है, 9 और 8 16 बनता है, ये आपके पास में आ जाता है 16, 3, 8, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 16.38। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.38 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ये क्या आ जाता है आपके पास में, द्रव्यमान आ जाता है किसके अंदर, केजी के अंदर। अगर मैं इसे 1.6 लिखूँ, कितना लिखूँ, 1.6 लिखूँ, तो अगर पॉइंट को इधर स्थानांतरित कराऊँ तो उधर से एक और क्या हो जाएगी आपके पास में, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 18 केजी। केजी के अंदर जो है ये आपके पास में वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था और ये क्या है, इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल जो है उसे सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल, अगला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इसमें देखिए आपको बोल रहा है कि 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं, ए और बी इन गोलों के नाम है और इनके केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए और बी जो है वो 2 गोले हैं जिनके केंद्र के बीच की दूरी आपको दी गई है, ए और बी ये 2 गोले हैं, इनके केंद्र के बीच की दूरी जो है वो आपके कितनी दी गई है, वो दी गई है आपको 50 सेंटीमीटर। केंद्र के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर दी गई है। और बोल रहा है कि दोनों पर जो अलग अलग आवेश है वो कितने हैं, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ये है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ठीक है, 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम और 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम। आपको बोल रहा है कि प्रतिकर्षण बल F का मान कितना होगा, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। और सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, यानी Q को 2 गुना करना है आपको, और जो दूरी है उसे क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि जो नया बल लगेगा उसका मान कितना होगा। ठीक है, ये जो है वो आपसे पूछ रहा है। तो दोनों पार्ट हम लोग इसके सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रहा है, एक तो इनके मान आपको दे रखे हैं और एक F और R के मान जो है आप लोगों को बता रखे हैं। देखिए जो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसमें ये पावर जो वो शायद थोड़ी नीचे दिख रही है, और क्वेश्चन को साथ के साथ में बोल करके भी आपको बता रहा हूँ, और बुक में भी आप लोग एक बार ऐसे क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा बहुत ये पावर वगैरह जो ऊपर नीचे आपको शायद दिखे। तो देखिए क्वेश्चन में ये आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, और दोनों के आवेश जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ कूलम का नियम लगेगा, F = K Q1 Q2 बटा R²। लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कूलम का नियम क्या होता है, K की वैल्यू कितनी होती है, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9, नीचे लिखता हूँ 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7, और Q2 की वैल्यू भी ये सेम ही है, 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7। ये Q1 और Q2 है, और अपॉन में R² है, यानी इसकी क्या है, स्क्वायर है। 50 गुणा 10 की पावर माइनस 2, मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगी, 10 की पावर माइनस 2 आएगी, और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुणा 10 की पावर माइनस 2 आएगी। ठीक है, इतना हम लोगों ने इसे सोल्व कर लिया। अब आपको जो संख्याएं कट रही है उन्हें काटना है और देखना है कि फाइनली आंसर क्या आएगा। तो ये 4 से कटेंगे और कितनी आएंगी, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी, माइनस 3 आएगी। अब देखो ये कितनी है, हमारे पास में टोटल 10 है, और ये कितनी है, 9 है। तो ये सारी सोल्व होने के बाद में कितनी बचेगी, 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, जो मैं न्यूमेरिकल शुरू करवा रहा हूँ उनमें एक पैटर्न फिक्स है कि सबसे पहले मैं 10 की पावर को सोल्व करता हूँ, फिर जहाँ पर 0 वगैरह लगी हुई उन्हें भी 10 की पावर में बदल करके उन्हें सोल्व करता हूँ, फिर आपके पास में 10 की घात के रूप में आपका आंसर आ जाएगा, और फिर जो संख्याएं बचेगी जो कटती है उन्हें काट देंगे और बची हुई संख्याओं को एज इट इज लिख देंगे। तो ये 10 की पावर माइनस 1 आपके पास में बची। अब देखिए यहाँ इसे कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 5 गुणा 10, ये 5 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2। यानी इन दोनों जीरो को एक साथ लिखें तो कितना बनेगा, 10 की पावर 2। ये ऊपर जाएगी तो कितनी बनेगी, 10 की पावर माइनस 3। कितनी बन जाएगी, 10 की पावर माइनस 3। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है उसके अंदर 10 की पावर माइनस 3 जो है वो साथ में आएगा। ठीक है, अब देखिए और किसे काटे, ये देखिए 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें 65 होता है, ये आपके पास में बच गया। ठीक है, और 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 होता है।
169 होता है, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद में हमारे पास में बचा है सिर्फ 9। कितना बचा है? सिर्फ 9 बचा है। 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास में। सबसे पहले 9 को 9 से करेंगे, यहाँ पर 8 आएगा, और फिर 6 को 9 से करेंगे तो 54 होगा, 54 में 8 जोड़ेंगे तो 62 बनेगा, ये बनेगा 62, और 9 और 6 होते हैं 15। ये आपके पास में बचता है 15.21, यानी आपके पास में कितना आएगा? ये आएगा 15.21 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, वही बात फिर से, अगर इसे मैं 1.5 लिखूँ तो इससे 1 जीरो जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी आपके पास में जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन जो है वो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर ये आपको बोल रहा है कि यदि आवेश जो है वो दोगुना कर दें और त्रिज्या जो है वो क्या कर दी जाए? आधी कर, यानी त्रिज्या की नहीं, ये जो दूरी है इनके मध्य वो क्या कर दी जाए? आधी कर दे। तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, यानी Q1 जो है वो कितना हो जाएगा? Q1 जो है वो हो जाएगा 2Q1, और Q2 जो है वो कितना हो जाएगा? 2Q2। ठीक है, यानी ये आवेश जो ऊपर वाला कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना जो आवेश है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूरी जो है वो कितनी करनी है? आपको आधी करनी है, यानी ये जो है वो आधी हो जाएगी, तो स्क्वायर है तो कितनी हो जाएगी? r²/4। ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 से। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कितना आ जाएगा? ये 16 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बात ये है कि यदि दूरी जो है वो आधी करें और जो गोलों पर आवेश दिए गए उन्हें दोगुना करें तो बल जो कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा। यानी आपको क्या करना है? आपको इसी क्वेश्चन को फिर से सोल्व करना है और आपको लिखना पड़ेगा वहां पर f डैश। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? f डैश लिखना पड़ेगा, और जो आवेश है उन्हें कितना करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और जो दूरी है उसे कितनी करनी पड़ेगी? उसे करनी पड़ेगी आपको आधी। ये मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा? कि Q1 Q2/r स्क्वायर, यानी ये जो है कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना f हो जाएगा। जो आपका आंसर ये आ रहा है तो इस आंसर को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 16 से। तो f डैश जो है वो कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा 16 गुना 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 गुणा 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अब 16 को क्या करना है? आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनली आंसर जो आपका यहाँ से आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को करना है आपको किससे? 1.5 से। सबसे पहले 16 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 16 का पढ़ा जो 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 16 5 कितना होता है? 80 होता है, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर सीधा सीधा 16 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 1 और ये 2, यानी पॉइंट हटाने के बाद में ये कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। ठीक है, फाइनली आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 गुणा 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। तो ये जो है आपके पास में नए बल का मान होगा। ठीक है, पुरानी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है, उसके अंदर पुरानी एनसीईआरटी में, अभी जो एनसीईआरटी उसमें कुछ क्वेश्चन जो कम कर दिए, पर जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 13 भी दिया गया। इसे में आपको जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, तो उसके बाद में लास्ट जो वीडियो होगा उसमें लास्ट क्वेश्चन की जगह जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा दूंगा। ठीक है, उसके अंदर इसी का पार्ट पूछा गया है, जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसी बल के बारे में पूछा गया है कि ये जो बल लग रहा है, इस बल के अंदर अगर क्या कर दिया जाए, कोई तीसरा गोला लिया जाए, उसे पहले ए के संपर्क में फिर बी के संपर्क में लेकर के आए, तो जो नया बल लगेगा ए और बी के बीच में, उस बल का मान जो उसमें पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सबसे लास्ट में जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखिए आपको क्या बोल रहा है। आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोल रहा है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ जो वो दर्शाए गए हैं, और तीनों आवेशों की चिन्ह लिखनी है आपको, और इनमें से किस कण का आवेश सहती अनुपात जो है Q/M अधिकतम है। यानी आपको बोल रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है, मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले। तो ये वाला डायग्राम दिया गया है आपको, एक प्लस की प्लेट है और एक जो किसकी प्लेट है? माइनस की प्लेट है। इसमें 3 जो कण है वो दिए गए हैं इस प्रकार से, इनके पथ दिए गए हैं, और जो पहला पथ है वो इधर है ये वाला, और जो तीसरा पथ है वो क्या है? इस तरीके से है। ठीक है, ये तीसरा पथ है इनका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है? थर्ड है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि किसका Q/M जो है वो अधिकतम होगा, और ये जो तीनों दिए गए इनके पथ की आपको क्या करनी है? पहचान करनी है। ठीक है, तो एक तो आपको इनके पथ की पहचान करनी है, और एक आपको बताना है कि इनमें से किसका Q/M जो है वो अधिकतम होगा। तो देखिए ये प्लस प्लेट है, तो सीधी सी बात है प्लस प्लेट की ओर ये जा रहे हैं, ये आगे जाकर के दोनों किस ओर जा रहे हैं? प्लस प्लेट की ओर जा रहे हैं।
तो ये इनके चिन्ह जो है वो कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, क्योंकि धनावेश की ओर गति कौन करता है, ऋणावेश करता है। तो इसका चिन्ह जो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। और ये जो है इसका चिन्ह कैसा होगा, धनावेशित होगा, क्योंकि ये किस ओर जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है। माइनस की ओर कौन सा जो कण जाएगा, प्लस जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में आकर्षण होता है और प्लस माइनस में भी आकर्षण होता है। तो माइनस की ओर प्लस आएगा और प्लस की ओर जो वो कौन सा आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो इस ओर कौन सा कण जो अपना आएगा वो आएगा प्लस का कण, और इस ओर जो अपना कौन सा कण आएगा वो आएगा अपना माइनस का कण। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये आपको बोल रहा है कि Q बाई एम जो है वो किसका अधिकतम होगा। तो Q बाई एम जो है वो किसके समानुपाती होता है, Q बाई एम जो है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, जिसमें ज्यादा विस्थापन है या ज्यादा दूरी तय कर रहा है, ज्यादा विक्षेप आ रहा है, उसका Q बाई एम जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर कण नंबर 3 जो है इसका Q बाई एम जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा विक्षेपित हो रहा है, ये दोनों जो है इसके कंपेरिजन में कम विक्षेपित है। तो सबसे ज्यादा Q बाई एम किसका होगा, इस कण का होगा, वाई समानुपाती Q बटा एम। ठीक है, ये जो Q बाई एम प्रयोग करते हैं हम लोग इसके लिए, इस प्रयोग के अंदर अपनी वैल्यूज है वो ये आती है कि वाई समानुपाती होता है किसके, Q बटा एम के, और Q बटा एम के समानुपाती होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये कैसा होगा, धनावेशित कण होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसे सोल्व करते हैं, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। F इक्वल एम ए होता है, ये Q ई होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकालते हैं और Q ई बटा क्या करते हैं, इसे एम लिखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, Q बाई एम होता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसका इसे लिखते हैं dv बटा dt, और आगे जो है क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। आगे क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद में आपके पास में वैल्यू आती है v की, और फिर से समाकलन करते हैं तो आपके पास में वैल्यू आती है y की, जो समानुपाती आती है किसकी, Q बाई एम के। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू है क्या आती है, इसके समानुपाती आती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या होता है, इसके समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, नई एनसीईआरटी में ये 13 है, और ये जो है क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नई एनसीईआरटी का है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आपको दिया गया है, ई वेक्टर, और ई वेक्टर की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 3 गुणा 10 की पावर 3 आई के। ठीक है, कितनी दी गई है, 3 गुणा 10 की पावर 3 आई के न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक है, वैल्यू थोड़ी देख लेना, साइड में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें ये केव वगैरह वो ठीक से आपको नहीं दिखेंगे, इधर वेक्टर वगैरह भी शायद उसमें नहीं लगा हो। तो ये क्या आएंगे, 3 गुणा 10 की पावर 3 आएंगे। और आपको 2 क्वेश्चन इसने पूछ रखे हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है। फर्स्ट पार्ट में ये आपको बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का आपके पास में कोई एक वर्ग है, और ये वर्ग जो है वो क्या है, ये वाई और जेड तल जो है इसके समांतर है, वाई और जेड तल के क्या है, समांतर है। आपको पूछ रहा है कि फ्लक्स का मान जो है वो इससे ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सेकंड पार्ट में ये आपको बोल रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल के अभिलंबवत एक्स एक्स से कितना डिग्री का कोण बने, यदि 60 डिग्री का कोण बने। सेकंड पार्ट के अंदर ये आपको क्या बोल रहा है कि यदि 60 डिग्री का कोण बन रहा हो, 60 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो आपको क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसे सबसे पहले इसने आपको ई वेक्टर दे रखा है, पर ई वेक्टर जो दे रखा है वो किस रूप में दे रखा है, आपको सदिश रूप में दे रखा है। अब ये आपको बोल रहा है कि एक वर्ग है जो किसके समांतर है, वाई जेड तल के समांतर है। ठीक है, फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, यानी आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। अब हमें देखना पड़ेगा कि ई वेक्टर और ए वेक्टर जो है इनकी दिशाएं किस ओर है। तो ई वेक्टर की दिशा तो जो है वो किस ओर है, एक्स एक्स की ओर है। और अब हमारे पास में क्या आ गया, अब हमारे पास में आ गया ये वर्ग जो कौन सी दिशा के अंदर है, वाई जेड दिशा के अंदर है। अब कोई वर्ग है जो कैसे रखा गया है, इस प्रकार से रखा गया है, जैसे ये एक्स एक्स है, जैसे ये हमारे पास में एक्स एक्स है, और इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया है, एक वर्ग को इसके ऊपर रख दिया है। और ये जो है ये वाई और जेड तल जो है उसके क्या आ जाएगा, समांतर आ जाएगा। पर ये जो एक्स है इसके क्या है, ये एक्स एक्स के लंबवत है। पर इसके क्षेत्रफल की दिशा देखें तो क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो क्षेत्रफल की दिशा जो इस प्रकार से आएगी, यानी दोनों के बीच में, क्षेत्रफल के और विद्युत क्षेत्र के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसके अलावा यानी यहाँ पर भी देखें हम लोग तो क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 10 गुना 10, तो ये कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यदि इसे लिखें हम लोग उसके अंदर मीटर के अंदर, ये बनता है 10 गुना 10 की पावर -2 और 10 गुना 10 की पावर -2, यानी ये बनता है 100 गुना 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यदि इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन लिखें, यानी डायरेक्शन के साथ ए वेक्टर इसे लिखें, तो ये 100 है, मतलब 10 की पावर 2 है, और ये 4 है, तो कितना बचेगा, 10 की पावर -2, और डायरेक्शन जो है इसकी डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, आई कैप डायरेक्शन
आ जाएगी, यानी ये 10 की पावर 2 है, ये 4 है, तो पीछे आपके पास में कितना बचा, 10 की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास में बचा। और डायरेक्शन कौन सी है इसकी, आई डायरेक्शन है, क्योंकि वाई और जेड जो है इसके समांतर है, तो एक्स की क्या होगा, ये लंबवत हो गया, और क्षेत्रफल की दिशा जो है तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो दोनों की दिशा सेम आएगी, ई वेक्टर और आई वेक्टर की। अब डॉट प्रोडक्ट करें इनका, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई करेंगे, और आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 गुणा 10 की पावर 3, और ये आ जाएगा सीधा 10 की पावर -2। तो फाई की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 गुणा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 10, यानी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है, फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और अगर हम लोग मात्रक लिखना चाहें फाई का, तो फाई इक्वल क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, फाई इक्वल ई ए होता है। तो फाई का मात्रक क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा कूलम्ब, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ किसका मात्रक लिखा जाता है, क्षेत्रफल का। तो ये इसका क्या बनता है, मात्रक। ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन बटा कूलम्ब जो है, और मीटर स्क्वायर जो है किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का है। और क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणनफल किसके बराबर आता है, फ्लक्स के। तो न्यूटन बटा कूलम्ब गुणा मीटर स्क्वायर जो वो क्या होगा, इसका मात्रक होगा, F/Q इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये हमारे पास में इसका मात्रक के साथ में माना जाता है। सेकंड पार्ट में देखिए, ये आपको क्या बोल रहा था, सेकंड पार्ट में ये आपको बोल रहा था कि यदि ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बना रहे, 60 डिग्री का, तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे, फाई इक्वल कितना बनेगा, ये बनेगा ई ए कोस 60। ठीक है, ई की वैल्यू इसने दे रखी है कितनी, 3 गुणा 10 की पावर 3, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 की पावर -2, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये कटेगा, कटने से पहले इन्हें सोल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पर 10 बचेगा, अभी ये 30 बचेगा, और 30 को 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 15। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। मात्रक लिखते साथ में, तो कितना आता है, न्यूटन बटा कूलम्ब गुणा मीटर स्क्वायर। कितना आता है, न्यूटन बटा कूलम्ब गुणा मीटर स्क्वायर। ये किसका माना था, हमारे पास में फ्लक्स फाई का माना था। इसी क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन आपके दिया गया है, जो नई एनसीईआरटी है, इसका क्वेश्चन नंबर 15 होगा, और पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा। ठीक है, वो देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। वो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि जो अभी आपने ऊपर जो ये क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन जो आपने सोल्व किया है, इसी की बात कर रहा है ये नए क्वेश्चन में, आगे वाले क्वेश्चन में। देखिए ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऊपर जो आपने प्रश्न किया है, यानी जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 किया है नई एनसीईआरटी के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 14 था नई एनसीईआरटी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने सोल्व किया है। इसके एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फ्लक्स निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स जो है वो गुजरेगा। यानी आपको ये क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि इससे नेट फ्लक्स जो है वो कितना गुजरेगा। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, और इसके क्या है, बिल्कुल समांतर में कोई एक घन है। तो देखिए, अगर समांतर में कोई घन होगा इसके, जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा घन बना देता हूँ, ये क्या है, इसके समांतर में कोई एक घन है। ठीक है, अब इस घन के इस सिरे से जितनी फ्लक्स जाएंगी, उतनी फ्लक्स जो है वो क्या होगी, यहाँ से पार चली जाएगी। ठीक है, तो जितनी फ्लक्स इसमें प्रवेशित होगी, उतनी फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगी, इससे निर्गत हो जाएगी। यानी नेट फ्लक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो नेट फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास में 0। कितनी आएगी, 0, क्योंकि गाउस के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना जरूरी है, आवेश होना जरूरी है। और यहाँ पर जो नेट आवेश है, वो नेट आवेश कितना है, 0 है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का आवेश जो परिबद्ध नहीं है। तो न तो कोई आवेश परिबद्ध है, जितनी फ्लक्स इधर से प्रवेश करिए उतनी इधर से बाहर निकल रही है। तो फाइनली यहाँ पर फ्लक्स का जो मान है वो कितना आ जाएगा, इस घन से गुजरने वाली का, वो आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, क्वेश्चन नंबर 16 है ये एनसीईआरटी का, नई वाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको बोल रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, यानी फाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 8 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब। ठीक है, ये है बॉक्स के भीतर नेट फ्लक्स, ये नेट आवेश कितना है, यानी ये बॉक्स जो है इसके अंदर नेट आवेश Q की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये आपको बोल रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, अथवा और क्यों नहीं है। देखिए आपको बोल रहा है कि यदि नेट फ्लक्स जो है उसका मान कितना आ रहा है, फ्लक्स का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, क्या ये निष्कर्ष निकलता है। पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं निकलेगा, यदि समीशन Q 0 हो तो यहाँ फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा।
समेशन क्यू जीरो तो कितना होगा, ये जीरो। अब एक कंडीशन तो ये बनती है कि यहाँ क्या हो, आवेश हो ही ना, अगर आवेश ना हो तो भी फाई क्या होता है, जीरो होता है। और ये बोल रहा है कि हमेशा ऐसा होगा, क्या हमेशा नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आवेशों का बीजगणितीय योग करना है। आवेशों का बीजगणितीय योग यदि जीरो है तो फ्लक्स का मान जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी जितने यहाँ पर प्लस के क्यू है, यदि उतने ही यहाँ पर माइनस के क्यू हो, तो उस कंडीशन में भी यहाँ आवेश क्या हो सकता है, ये फ्लक्स जो है वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। यानी जितने धनात्मक है उतने ही ऋणात्मक हो तो भी फ्लक्स जो है वो कितनी हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आवेश हो ही ना, इसके अंदर आवेश हो भी सकते हैं, पर यदि क्या हो, दोनों के मान बराबर हो प्लस और माइनस के, यानी बीजगणितीय योग कितना हो, जीरो, तो फ्लक्स का मान कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब ये बॉक्स के अंदर आपको बोल रहा है कि ये फाई का मान है और आपको किसका मान ज्ञात करना है, क्यू का। तो देखिए गाउस का नियम है वो क्या बताता है कि फाई इक्वल क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। ठीक है, फाई इक्वल क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्यू इक्वल क्या आएगा, ये आएगा एप्सिलॉन जीरो और गुना फाई। ठीक है, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नोट जिसे आप लोग बोलते हो, तो फाई इंटू क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट। तो क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है 8 गुना 10 की पावर 3। एप्सिलॉन जीरो की या एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 8.85 गुना 10 की पावर -12। कितनी होती है, 10 की पावर -12 होती है। अब दोनों की मल्टीप्लाई आपको करनी है और जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास में मान आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करें तो ये कितना आएगा, 10 की पावर -9। कितना आ जाएगा, 10 की पावर -9 आ जाएगी। ये प्लस की 3 है और ये माइनस की बार है, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर -9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है बस किसको, 8.85 को किससे, 8 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा, 40 आएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। फिर 8 को 8 से करेंगे, कितना आएगा, 64 आएगा, ये 6 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 6। और ये फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 64 और इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 70.80। ठीक है, यानी आपके पास में वैल्यू जो है वो लगभग कितनी आ जाती है, 70.80 इंटू 10 की पावर जो -9 आ जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 70 गुना 10 की पावर 9 और वो भी माइनस की। ये लगभग किसके मान है आपके पास में, आवेश क्यू के मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि चित्र में आपको कोई एक वर्ग दिखाया गया है, कोई एक चित्र दिया गया है, चित्र में आपको क्या किया गया है, एक वर्ग दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 ये एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। और इसमें आपको क्या बोल रहा है कि आपको कोई एक वर्ग दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वर्ग दिखाया गया है और इस वर्ग के अंदर आपको ये बोल रहा है कि ये जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर कोई एक आवेश रखा है और आवेश जो है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। 10 माइक्रोकूलम जो है वो आवेश रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि ये जो वर्ग है इसकी भुजाएं जो है वो कितनी सेंटीमीटर की है, वर्ग की भुजाएं जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। इस वर्ग से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का परिमाण जो है वो कितना होगा, यानी इस वर्ग से कितना नेट फ्लक्स जो है वो गुजर रहा है उसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इससे गुजरने वाली नेट फ्लक्स का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि नेट फ्लक्स का आपको अगर मान ज्ञात करना हो तो मान सकते हैं कि ये जो वर्ग है वो क्या है, किसी एक घन का पार्ट है। जैसे ये हमारे पास में क्या है, कोई एक घन है और ये क्या है, उस घन का पार्ट है। ये क्या है, उस घन का पार्ट है। ठीक है, और आवेश जो है वो कहाँ रखा गया है, बिल्कुल इसके सेंटर में रखा गया है। इस जगह कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। ये क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके बिल्कुल सेंटर में रखा गया है 5 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर रखा गया है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है या एप्सिलॉन नोट होता है, पर ये तो इस घन के लिए। अब इस नीचे वाले की बात करें, वर्ग की बात करें नीचे वाले की, तो ये क्या बनता है, इस घन का एक फलक बनता है और घन के टोटल 6 फलक होते हैं। तो किसी एक जो फलक है, कोई एक फलक है, उससे अगर देखें घन के किसी एक फलक से कितनी फ्लक्स जा सकती है, तो वो जाएगी 1/6 गुना। कितना गुना, 1/6 गुना। यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/6 से, यानी Q/6 एप्सिलॉन नोट जो
वैल्यू होगी वो किसकी होगी, फाई की होगी, और किसी एक फ्लक्स के लिए होगी, तो इस वर्ग के लिए मान जो वो ज्ञात हो जाएगा। आवेश कितना दिया गया है, आवेश दिया गया है 10 माइक्रोकुलाम, यानी 10 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻⁶ जो वो आवेश दिया गया है, ठीक है। 6 और एप्सिलॉन 0 कितना आएगा, 8.85 × 10⁻12 कितना आएगा, × 10⁻12 जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग सोल्व करें तो ये नीचे की पावर जो वो कितनी बचेगी, 10⁻6 बचेगी। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, +6, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी, 10 की पावर जो +6 आ जाएगी, ठीक है। और इसे अगर मैं इसके साथ में लिख दूं तो ये बन जाएगी 10⁻7, कितनी बन जाएगी, 10⁻7 बन जाएगी। यानी क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 6 × 8.85, ठीक है। लगभग जो है हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे यदि इसे पूरा न लेकर के इसे मैं कितना मानूं, 8 मानूं, अगर इसे 8 मानूं, लगभग सोल्व कर रहा हूँ तो इसे यदि लगभग 8 मानूं तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी लगभग हमें ऊपर क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो आप लोग इसे क्या लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे 100 × 10⁵, कितना लिख दोगे, 100 × 10⁵, और इसे अब क्या कर दोगे, 8.85 लिख दोगे, ठीक है। यानी जो भी आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, 10⁵ के अंदर आएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.85 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना आएगा, ये 6 को 5 से करेंगे तो 3 0 आएगी, यहाँ 0 लिख देंगे। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48 में यदि अपने 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 51, ठीक है। कितना आएगा, 51, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5। इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 48 आएगा, और 48 में यदि 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 53, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपके पास में इन दोनों की आने वाली है, ठीक है। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी लगभग आपके पास में, ये आ जाएगी लगभग आपके पास में 53.10, ठीक है। कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 53.10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड, 100 को इससे डिवाइड करेंगे। मैं 53 से डिवाइड कर देता हूँ इसे। ये एक बार इसे डिवाइड होगा और यहाँ कितना आएगा, 43, और यहाँ कितना आ जाएगा, 47, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 470 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये लगभग कितनी बार सोल्व हो सकता है। यदि 10 बार करें तो यहाँ ये आएगा, यदि 7 बार करें, कितनी बार करें इसे, 7 बार करें तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा 2 और 35 और 1 36, 7 बार तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसे कितनी बार डिवाइड करेंगे हम, 8 बार करेंगे। तो ये आएगा 8 को 3 से करेंगे 24 आएगा, और इसे करेंगे 40 और 42, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24, यहाँ कितना आ जाएगा, 4, ये 4, और ये आ जाएगा 40 और 4 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। 9 बार डिवाइड करें तो देखिए कितना आएगा, 9 बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं, बिल्कुल करीब संख्या आ रही है। ये आएगा 2 और 45 और 2 47, ठीक है। ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो कितनी बार डिवाइड होगा, ये 8 बार डिवाइड होगा। तो इसका आंसर जो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 1.8 इंटू, ठीक है। तो आपके पास टोटल वैल्यू जो है वो फाई की कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी 1.8 × 10⁵ मात्रक की बात करें तो मात्रक एक बार लिख चुके हैं इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, ये क्या आ जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जो हम लोगों ने सोल्व किए हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल इसके बचे हैं। टोटल जो चैप्टर फर्स्ट में वो 23 न्यूमेरिकल दिए गए, इनमें से हम लोगों ने 17 न्यूमेरिकल जो वो सोल्व कर लिए। एक न्यूमेरिकल जो पुरानी एनसीईआरटी में था वो भी मैं अगले वीडियो में इनके साथ आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना। आने वाले समय में आपको पूरी एनसीईआरटी के +2 के और +1 के वीडियोज इसमें डाल दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।